उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सन 1974 फिल्म अंकुर के जरिए शुरू हुई एक अभिनय यात्रा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने सशक्त अभिनय से देश विदेश में लोगों का दिल जीत लिया। ये अभिनेत्री थी शबाना आजमी। मैं वादा करता हूं पूजा, यकीन दिलाता हूं कि मैं आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सच सच पूजा। एक सच और बता दो इंदर। क्या? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, अगर वही मैं तुम्हारे साथ करती और इसी तरह लौट कर आती तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते? नहीं। शबाना आजमी ने कलात्मक फिल्में भी की और कमर्शियल फिल्में भी, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी भूमिकाएं आधे मन से कर रही हैं। वो हर भूमिका में गहराई से उतरी और बहुत ही सहज और सरल नजर आई रुपहले पर्दे पर। ये क्या कह रही हो राधा? मैं अपने से ज्यादा तुम्हें जानती हूँ। बच्चों का साथ दिया तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। कितनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे। मेरे बिना एक पल भी नहीं गुजारते थे। आज पूरे 4 दिन हो गए और मैं 4 दिन से अंगारों पे लेट रही हूँ। मेरी कोई परवाह ही नहीं। सारे नाते तोड़कर, अपना अधिकार छोड़कर यहाँ चले आए। किशन, मैं तो तुम्हारे सहारे जी रही हूँ। तुम्हारे पास बहुत सहारे हैं राधा। ममता ने मेरे पाँव क्या जकड़ लिए कि तुम्हारे दिल में कांटा चुभ गया और उसी को लेकर बैठ गए। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं किस चौराहे पे खड़ी हूँ, जिधर भी जाती हूँ अधूरी रह जाती हूँ। मेरी विपदा सुन के तो पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन तुम तो पत्थर भी नहीं हो। एक बेजान आत्मा हो। प्यार, मोहब्बत, जज्बात कुछ भी नहीं। तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं। You are heartless. You are heartless. शबाना आजमी की खामोशी के रुपहले पर्दे पर अपने मायने हैं और उनके संवादों के अपने मायने। याद कीजिए फिल्म अर्थ की ये गजल और शबाना आजमी का आंसू आंसू चेहरा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। शबाना आजमी ने फिल्म संसार के कुछ नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जीवंत कर दी कुछ भूमिकाएं। शबाना आजमी को मिले देश विदेश के कई नामी पुरस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेत्री शबाना आजमी से विजय अकेला की बातचीत। मैं हूँ विजय अकेला। प्रणाम शबाना जी आपको। आदाब और नमस्कार विजय जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सुनने वालों, शायर पिता के साए में जवां होना, एक एक्टर माँ के रिहर्सल्स और प्लेज को देख देख के ग्रो होना, शबाना जी हमें तो आपकी जिंदगी से रश्क होता है। देखिए, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जिस माहौल में मैं पली बड़ी, जिस तरह की परवरिश मेरी हुई है, जिस तरह के लोगों से बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि जिस तरह के लोगों के बीच में मैं पली बड़ी हूँ, जाहिर है उसका बहुत बड़ा असर मुझ पर रहा है। आप देखिए कि कितनों को नसीब होता है ये कि बेगम अख्तर, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी उनके घर में आके उनके साथ रहें। जब भी तो कह रहा हूँ, किन को ये नसीब होता है कि उनके घर में गुरुदत्त, चेतनानंद, एस डी बर्मन, मदन मोहन घंटों गुजारते हैं। और थिएटर का कोई भी, चाहे वो बलराज साहनी हो, चाहे वो पृथ्वीराज, कोई भी हो, मतलब इट वाज फुल ऑफ आर्टिस्ट्स कॉन्स्टेंटली। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि मेरे अब्बा जो हैं ये कहते थे कि मेरे घर पे कोई चौकीदार नहीं रहेगा और किसी को भी इजाज़त है कि वो अंदर आए, किसी से पूछताछ नहीं होगी कि आप कौन हैं और आप किससे मिलना चाहते हैं। क्योंकि अब्बा के पास एक तरफ से तो आप देखिए कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी आते थे, दूसरी तरफ से एक नंगे पाँव वर्कर जो मज़गांव में काम कर रहा है, मदनपुरे में काम कर रहा है, उसको भी पूरी खुली छूट थी। तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के लोगों को पूरी सेम तरह की इज्जत
मिलती थी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं
नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मेरा नाम शबाना सरदार जाफरी साहब ने ही दिया है, और जो मुझे अपनी बचपन की जो चीज़ें बहुत पसंद है उनमें से एक बात मैं समझती हूँ, विरासत में जो सबसे बड़ी विरासत मुझे मिली वो है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की इज्जत करना। क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस वगैरह। बल्कि ऐसा होता था कि 26 जनवरी को और 15 अगस्त को सब बच्चों को एक ट्रक में बिठाया जाता था और हमको चौपाटी पे जो लाइट्स हैं वो भी दिखाई जाती थी। तो एक तरह से एक नेशनल फेस्टिवल का भी एक सेंस था। और इंसान की इज्जत करना और बराबरी से पेश आना, ये जो है हमारे माहौल में हर तरफ हमको मिलती थी। बचपन में ये होता था कि जैसे कि मम्मी मुझे ले जाती थी थिएटर, इसी तरह से जब मम्मी टूर पे होती थी तो मम्मी मेरे अब्बा, मेरे भाई, बाबा और मुझे अपने साथ मुशायरों में ले जाते थे। तो मुशायरों में जाहिर है कि हम लोग छोटे थे तो नींद आ जाती थी, और जो स्टेज पर ही जो बड़े बड़े गाँव तकिए थे उनके पीछे हम सो जाते थे। और जब बहुत गड़गड़ाहट होती थी, तालियों की गूंज होती थी, तो हमारी आंखें खुलती थी, क्योंकि हमको लगता था अच्छा अब्बा का मौका आया है, अब्बा को अब सुनेंगे लोग। दूसरी तरफ से जब मदनपुरा में अब्बा काम करते थे तो मुझे अपने कंधों पे बिठा के ले जाते थे। अब जो मदनपुरा के जो वर्कर्स थे वो मुझे बहुत मेरी आवभगत करते थे, तो मुझे ऐसा लगा था, और लाल झंडे हर तरफ मुझे नजर आते थे, तो मैं समझती थी कि लाल झंडे का मतलब है पार्टी टाइम। क्योंकि यहाँ जो है सब मेरे, जो हम जहाँ कम्यून में रहते थे उसके जो हॉल था उसका नाम भी रेड फ्लैग हॉल था, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग्स होती थी। तो इस तरह से ऐसा नहीं हुआ कि अब्बा ने कभी बैठ के हमको सबक सिखाए, लेकिन वो जिस तरह की जिंदगी उन्होंने जी है और मम्मी ने जी है खास तौर से, उसी से जो हमारा नजरिया बना दुनिया की तरफ, जो वर्ल्ड व्यू है वो उसी से बना है। शबाना जी, कैफी आजमी साहब आपके अब्बा थे जो फिल्मों में गीत भी लिख रहे थे और मुशायरे भी करते थे। जाहिर है आपको बचपन में बहुत नाज होगा उन पे, या कभी कभी बचपने में आप उनको पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि आपका जो एक आर्टिकल है अब्बा, उसमें आपने कुछ ऐसा बयां किया है कि आप सही तरीके से उनको आंक नहीं पाई थी बचपन में। उन्होंने कई बातें की हैं, जैसे काले रंग का क्या महत्व होता है, ये भी उन्होंने आपको समझाया था। देखिए, मैं जो हूँ एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी, क्वीन मैरीज हाई स्कूल, और जैसे कि मेरी दूसरी सहेलियाँ थीं स्कूल में जो क्लास स्टूडेंट्स थीं, उनके पास सबके पास एक गोरी गुड़िया थी जिसकी नीली आंखें थीं और भूरे बाल थे। तो मैं भी ये चाहती थी कि मेरे पास भी ऐसी गुड़िया हो, लेकिन अब्बा ने, मैं इतनी छोटी सी थी, 7 साल की थी, और उन्होंने मुझे काली गुड़िया दी, और वो भी लकड़ी की, जो अफ्रीकन गुड़िया होती वो। और मुझे लगा ये कोई गुड़िया है क्या देने वाली, तो उन्होंने तब मुझे बताया कि देखो ब्लैक इज ब्यूटीफुल टू, जो कि आज इतने सारे सालों बाद लोग बताते। तो मुझे ऐसा लगता था ये कुछ अजीब ही आदमी है मेरा अब्बा। फिर ये भी मुझे हैरत होती थी कि भाई ये टाई पहनकर और ऑफिस नहीं जाते हैं, भाई बाकियों के डैड्स जो हैं वो सब दफ्तर जाते हैं, ये तो एक कुर्ता पजामा पहन के और घर पे बैठ के कुछ लिखते रहते हैं। तो शायर का क्या मतलब होता है? शायर ऐसा आदमी होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। I used to think it was a euphemism। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब स्कूल में मैंने पोइट्री पढ़ना शुरू की, जब कीट्स मुझे बहुत पसंद थे, वर्ड्सवर्थ बहुत पसंद थे, तब मेरी समझ में आया वो ये तो बहुत बड़े हैं मेरे अब्बा। और जब उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किए तो उनकी तस्वीरें आने लगी पेपर्स में। फिर मेरी फ्रेंड्स कहती थी अरे तुम्हारे अब्बा की तस्वीर आई है, तो तब मुझे ऐसा लगता था अरे भाई मेरे अब्बा सबसे अलग है करके मैं उनको फौरन ओन अप कर लेती थी।
सज धज यही अपना सिंगार, जिंदगी तुमसे हंसी, तुम कहीं और हम कहीं, दिल खिलाना तो नहीं। तुम ही बता दो कैसे इसे बहलाएंगे, बहलाएंगे, बहलाएंगे। तुमसे बिछड़ के चैन कहाँ हम पाएंगे। आप एक शायर की बेटी हैं, आप एक शायर की पत्नी भी हैं, आपने शायरी कभी नहीं लिखी? मगर मैं उनको इंस्पिरेशन देती हूँ। जी जी जी। शबाना जी, आपका जो लिखा हुआ आर्टिकल है मेरे अब्बा या अब्बा, ये मैंने देखा पिछले दिनों देश विदेशों के छठी और 7वीं क्लास के कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। हाल में खबर आई कि लोकतंत्र के इस हिमायती शायर कैफी आज़मी की कविताएं राजतंत्र के हिमायती देशों में भी पढ़ाई जा रही हैं, यूएई में ख़ास तौर पे। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो शायर होता है, मेरा ये मानना है कि जो शायर होता है वो किसी एक मुल्क में बंधा हुआ नहीं रह सकता। पोएट्री एक ऐसी चीज़ है कि उसमें एक यूनिवर्सल अपील है, बल्कि यूनिवर्सल अपील होना चाहिए जी। और ये क्यों है कि सिर्फ जो अंग्रेज़ शायर हैं उनके बारे में हमें पता चलता रहे, लेकिन जो हमारे कवि हैं और जो हमारे शायर हैं उनके बारे में लोगों को क्यों नहीं जी, पता बिल्कुल, चले। बिल्कुल। तो ये अब जो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है कि देर आए मगर दुरुस्त आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेत्री शबाना आज़मी। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है। शबाना जी, हम तो आपको बहुत हसीन और खूबसूरत महिला मानते हैं, क्या आप भी अपने आप को हसीन या खूबसूरत मानती हैं? न सिर्फ मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ अपने एक दोस्त के बारे में, जो कि जर्नलिस्ट थे। उनका नाम था हरमीत कथूरिया, अब वो नहीं है। तो दोस्त थे और बहुत मज़ेदार हमारी दोस्ती थी। तो उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि देखिए, हर बाप अपनी बेटी को चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है, और जाहिर है कि कैफ़ी भी शबाना को बहुत चाहते हैं, लेकिन अब शबाना के लिए अगर वो लिखने लगे कि माना हो तुम बेहद हंसी, तो ये ज़रा ज़्यादती है। आप इस गीत में पेड़ों के इर्द गिर्द सागर किनारे चक्कर लगा रही हैं, गीत गा रही हैं। शेखर कपूर हैं आपके साथ। शेखर कपूर साहब की डायरेक्शन की कारीगरी हमने देखी है मासूम में। क्या शेखर साहब उन्हीं दिनों से इंटरनेशनल और स्पेशल फिल्में बनाने की बातें करते थे जो उन्होंने बाद में बनाई, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ? और ये भी बताइए कि हाउ डिड मासूम शेप? देखिए, शेखर कपूर जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इंग्लैंड में, और फिर देव साहब की फिल्म इश्क 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 में एक रोल करने आ गए, क्योंकि एडवेंचर बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद यहाँ रुक गए। फिर शेखर इतनी कहानियाँ सुनाते थे, इतनी कहानियाँ सुनाते थे कि हम लोग घर में बोलते थे, भागो भागो शेखर आया, कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी जिस तरह से सुनाते थे वो इतनी सिनेमैटिक होती थी। फिर मेरी एक फिल्म थी, जगमोहन मुंद्रा ने बनाई थी, उसका नाम था सुराग। तो उसकी शूटिंग पर शेखर आए थे और एक सीन में उन्होंने सजेशंस दिए जगमोहन को कि देखो कैमरा ऐसे रख के ऐसे करो, और तभी मुझे लगा कि ये डायरेक्टर बन सकते हैं। तो हुआ ये कि जब मासूम बनने वाली थी तो देवी दत्त इसके प्रोड्यूसर थे। देवी दत्त हैं गुरुदत्त के भाई, श्याम बेनेगल की फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे और अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैं आपको लेना चाहता हूँ फिल्म में, आप बताइए किस तरह की फिल्म बनाऊँ। तो मैंने कहा, देखिए शेखर कपूर को आप लीजिए, शेखर कपूर बहुत अच्छे डायरेक्टर होंगे। हालांकि शेखर ने कभी ना किसी तरह की ट्रेनिंग ली थी, ना उन्होंने कभी कुछ किया था। तो पता नहीं क्यों मेरी बात उन्होंने रख ली और फिर शेखर को ले लिया। जब शेखर ने पहला शॉट लिया मासूम का, तभी लोगों को पता चल गया था कि इसमें कोई ख़ास बात है। और फिर जिस तरह से उन्होंने मासूम बनाई, जिस तरह से बच्चों से काम लिया, आपको लगा था कि ये सबसे अलग है। क्योंकि आमतौर पे हिंदी फिल्म के बच्चे इस तरह से इतनी आर्टिफिशियल तरह की एक्टिंग करते थे और इतनी आर्टिफिशियल तरीके के कपड़े उनको पहनाते थे। ये पहली बार आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसा लगा कि ये सचमुच के बच्चे हैं। और नसीर के साथ उनका बहुत अच्छा रापू था। मेरे साथ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो शेखर बहुत जेंटल
डायरेक्टर हैं और बहुत नाजुक तरीके से समझाते हैं और बहुत संभल के समझाते हैं। और मुझे ऐसा लगता था मैं प्रोफेशनल हूँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगा तो बोलो ठीक नहीं है, गिव अनदर टेक। इतनी ऐसी गुड़िया की तरह मुझे संभालने की ज़रूरत क्यों? तो फिर नसीर मुझे बोलते थे भाई वो इस तरह के हैं, वो मेरे से भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, वो बच्चों से भी पेश आते हैं, तो आप ये कैसे तय पालेंगे कि नहीं आपके साथ इस तरह से काम करना है। लेकिन जब हम लोग मासूम बना रहे थे तो हमें पता था कि ये अच्छी फिल्म बन रही है, हालांकि ये नहीं मालूम था कि वो इतनी ज़्यादा पसंद की जाएगी। लेकिन शेखर अगर इंटरनेशनल डायरेक्टर नहीं बनते तो मुझे हैरत होती, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी हैं और एक्टर्स से काम लेना उनको आता है, कैमरा कहाँ रखना चाहिए ये सब चीज़ें वो जानते हैं। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। शबाना जी, आप पे इतने खूबसूरत गीतों का पिक्चराइजेशन हुआ है कि हम किसे बजाएं और किसे छोड़ें। आपने इतनी गज़ब की फिल्में की हैं कि हम किस फिल्म की बात करें, किस पे नहीं करें। क्या होती है ये फिल्मी ज़िंदगी, एक एक्ट्रेस की ज़िंदगी? आपने तो जी सी ली है, बताइए।
देखिए, लोग समझते हैं कि बहुत ग्लैमरस होती है एक्टर्स की ज़िंदगी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है और पर्सनल सैक्रिफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं। जिस ज़माने में मैं बहुत सारी फ़िल्मों में काम कर रही थी, इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि मेरे जो दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, उनके लिए कभी मेरे पास वक्त ही नहीं था। इस बात का एहसास होता था कि फैमिली के लिए कभी वक्त नहीं है, कि जो फैमिली के फंक्शंस में उसमें सब जमा हो रहे हैं, शबाना गायब है, या स्कूल के यूनियन हो रहा है तो शबाना गायब है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ हद तक तो आपके फ्रेंड्स एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उसके बाद वो आपको छोड़ देंगे अगर आप इतने मसरूफ हैं कि कभी वहाँ जा ही नहीं सकते। या जब आप मतलब रोज 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 इस तरह से शूटिंग करते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आप इतने थके हुए होते हैं कि आपका जी करता है कि बस फौरन जो है अपने कपड़े उतारा, नहा धो और जाके सो जाओ। तो सोशलाइजिंग के लिए आपके पास वक्त नहीं होता है। एक दिन मुझे याद है कि मैं शूटिंग पर जा रही थी और रोने लगी, तो जावेद ने बोला क्या हुआ? तो मैंने कहा देखो, मैं ये घर के पर्दे 6 महीने से बदलवाना चाह रही हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाके पर्दे खरीदूँ। तो उन्होंने कहा कि तो किसी और से कह दो वो तुम्हारे लिए ले आए। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे खुद ही करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, आपको जो है ना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, और उस हिसाब से सुपर वुमन बनने की कोशिश मत करो। हेल्प है, हेल्प लो और करो। जो आप कर रहे हो वो इतना ज़रूरी काम है और वो इतना अच्छा काम है कि उसके लिए अगर आपको बाकी की चीज़ों को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होता है, आप करिए। तो मैंने बोला मेरी मम्मी भी सुपर वुमन थी, वो काम भी करती थी, पैसे भी कमाती थी, बच्चों की भी देखभाल करती थी, घर भी इतना अच्छा चलाती थी। फिर उन्होंने बैठ के मतलब मुझसे बात की और फिर स्लोली मुझे ये समझ में आने लगा कि हाँ, ये जो सुपर वुमन बनने की कोशिश की जाती है ये मुमकिन भी नहीं है और इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मुझे घर में खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता है। खाना बनाने का ये हुनर है मेरे हाथ में कि अगर आप दुनिया की सबसे मज़ेदार डिश बना रहे हैं और आप मुझसे कहें मैं 1 मिनट के लिए रसोई घर से बाहर जा रही हूँ, ज़रा इसको सिर्फ चमचा चला दो, तो जब तक आप वापस आएंगे तो जल के कोयला हो जाएगा वो खाना। इस तरह की मेरे में सलाहियत है। तो मैं अगर घर पे कभी खाना भी बनाऊँ तो सब लोग भाग जाते हैं और कहते हैं नहीं आज हमको। सिर्फ मेरे एक अब्बा थे, सिर्फ अब्बा, जो कहते थे नहीं मेरी बेटी का हाथ का खाना बहुत अच्छा है। और आज तक मैं घर पे खाना नहीं बनाती हूँ, जो रेगुलर तरह की चीज़ें वो नहीं करती हूँ, लेकिन आई कम टू टर्म्स विद इट। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊँ, और इसलिए ये अच्छा होता है कि जब आर्टिस्ट्स की शादियाँ होती हैं तो वो एक दूसरे की सच्चाइयों को बेहतर समझते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर मेरी किसी डॉक्टर से शादी हुई होती या इंजीनियर से शादी हुई होती तो जिस तरह के डिमांड्स मेरा प्रोफेशन मुझसे करता है शायद वो नहीं मुमकिन हो सकेगा। जैसे कि मैं कभी एक बहुत इमोशनल सीन अगर कर रही हूँ तो बहुत देर तक उसके बाद मेरा दिल बिल्कुल हिला हुआ होता है और बाकायदा डिप्रेस हो जाती हूँ उससे। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती और जाके अपने आप में अपने कमरे में बैठूंगी, चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे वो मेरे शौहर हों, इस बात को ये समझते हैं कि ये सीन का कुछ इन पे असर है, इनको वक्त इतना दे दो कि इनको अकेले छोड़ दो। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक्टिंग प्रोफेशन की जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बात ये है कि ज़िंदगी में आपसे सिविलाइज्ड बिहेवियर क्या समझा जाता है कि आप अपने इमोशंस को दबा के रखें। मतलब अगर आप मायूस हैं या दुखी हैं तो जोर जोर से ढाई नहीं रोएं या अपना इजहार नहीं करें इमोशन का। एक्टिंग में आपकी डिमांड उससे बिल्कुल उल्टी है। एक्टिंग में ये डिमांड आपसे की जाती है कि मैंने बोला स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, एक्शन पे आप पूरे दहाड़ी मार के अंदर से जार रोएं या बहुत नाराज हों, गुस्सा करें, और फिर जैसे ही मैंने कट बोला तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो। तो जब आपने अपने अंदर से इतनी भावना निकाली है तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ना कि आप उसको वापस डालें। तो आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप हमेशा एक तैयारी में रहें और वो सिर्फ आपके गले के नीचे, चाहे वो दुख हो, चाहे वो हंसी हो, चाहे वो रोना हो, कुछ भी हो। मैंने बोला एट द क्लिक ऑफ अ बटन स्टार्ट साउंड, इमोशन नंबर 36, बाहर निकलो, कट, वापस जाओ। तो ये जो इमोशनल हलचल आप में जो रहती है उसकी वजह से आपका नॉर्मल रहना मुश्किल है। और मैं समझती हूँ कि एक्टर्स
काफी पागल होते हैं, जिनमें मैं नंबर 1। हमारे में भाइयों को वीर बुलाते हैं, वीर को राखी बांधती हैं बहनें। बहनों से तो कोई नहीं कहता हमारी रक्षा करना। जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। हीरा कहा कभी नगीना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो शबाना जी, क्या मेथड एक्टिंग का प्रोसेस कहते हैं जिसमें? देखिए, मेथड एक्टिंग जो है स्टैनिस्लाव्स्की उसके बारे में बात करते थे, और हमको रोशन तनेजा ने स्टैनिस्लाव्स्की ही सिखाया था। स्टैनिस्लाव्स्की का ये कहना था कि एक्टर पानी की तरह होना चाहिए, कि आप उसको किसी भी वेसल में डाल दें तो वो उसका शेप ले लें, और अगर आप ये 3 लफ्ज इफ आई वर प्रीफिक्स कर दें तो कोई भी किरदार आप कर सकते हैं, चाहे वो मदर ट्रीजा हो, चाहे वो स्ट्रीट वॉकर हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, कुछ भी। एक्टर की ये जिम्मेदारी है कि जो उसके लिए लिखा गया है उस कैरेक्टर के साथ वो पूरा इंसाफ करे जी। पूरा इंसाफ करने के लिए मैं समझती हूँ कि जो हिंदी फिल्म में बहुत देर तक जो गलत बात रही है वो ये है कि एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंसेस को दूसरे परफॉर्मेंसेस पे बेस किया है। जी। देखिए, हम सब ने हमारे फेवरेट एक्टर्स होते हैं, तो
अगर मुझे मीना कुमारी पसंद है तो मैं ये सीन जब मुझे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं सबकॉन्शियसली कि मीना जी कैसा करती ये सीन, जी। और तो मैं वैसा रिपीट करने की कोशिश करूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। जी जी एक्टर को तो जो अपना बेस है वो जिंदगी अपने में खुद होनी चाहिए, जी। और जो कैरेक्टर्स को आप बेस करते हैं वो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी उनमें सच्चाई पैदा हो सकती है। जी। तो ये सब आपको स्टैनिस्लाव्स्की सीख मिलती है। हम लोगों को काम करना नहीं। काय को काम नहीं करना, 8 आने बढ़ा के दूंगी। नको नको, तो मेरी इज्जत लेंगे क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? उसको तो भगा दिए। चलो काम करो। बोलती मैं, लेके जाओ इसको। वैसे कम मुसीबत है मेरे पर। तेरे को काम करने का ठेका दी थी ना मैं। वही तो कर रहा था वो। होशियारी दिखा रही है। दूसरे बच्चों का हाथ काहे को नहीं बटाती? दूसरा काम मैं नहीं करने वाली। हाँ। नहीं करने वाली मतलब? तेरा बाप भी करेगा। ए भाई, बाप का नाम नको निकालो। हाँ तो तेरे को निकाल के बाहर फेंकती हूँ मैं। बासंती, नादरा, जरा इस परवीना को बाहर निकाल के फेंको। भाई ऐसा करो, हम सब कुछ बाहर निकाल डालो। क्या बोली? चूल्हा अंडी करना था तो इस धंधे में ही काहे को घुसते? रियाज तक का तो बकत नहीं है यहाँ। बसों में भरकर लोग आने वाले थे। कहाँ है वो? अकेला टुंगरू सी होशियार था। नाम न को ले और झाड़ू फिरेगा। हमारे जैसे सर तो नहीं रहा ना यहाँ। बासंती, तू भी आओ, इन्हें भी। हमारे को ये जगह छोड़ना ही छोंगी। तू ऑर्डर देती मेरे को? जाओ तुम लोग सभी जाओ। इतनी जरा सी मुसीबत पड़ी तो गिर गुट के वैसा रंग बदल डाले। अपना हिसाब किताब करो और मुंह काला करो यहाँ से। अरे तुम रोज दगा दे दिया मेरे को, तो तुम लोग किस खेत की मूली? हाजिरा, तू बाई को छोड़ने की बात काहे को करी रे? ठीक है, तू ही सड़िया। अगर नादिरा जाएगी तो मैं भी जाऊँ। तू सोच ले अच्छी तरह। सोचू क्या? भाई जैसा दूसरी जगह मेरे को नाचने गाने का वक्त कौन देगा? तू जंगल का मोहर बनकर इधर ही नाच। आए अम्मा, मैं नहीं बचेंगे अम्मा, मैं मर जाएंगे अम्मा। अरे रसाला डाला काले राय की जिंदगी उजाड़ जाएंगी अम्मा, मेरे कुआं टक्कर के छोड़ गया। आए आए अम्मा, अरे अम्मा मैं नहीं बचेंगी। मेरा दिल ऊपर को नीचे को होता रही अम्मा, मैं नहीं मरेंगी, मेरे को दर्द होता रही अम्मा। वैसे इसका मुसीबत थी मेरे पास, तो तेरे को भी अभी पेट खाली करना था। अम्मा मैं नहीं बचेंगी, मैं मर जाएंगी अम्मा। पिछले जन्म का पाप है जो भुगत रही, मगर ऊपर वाला देख रहा है सब। अगले जन्म में नहीं रुलाएगा मेरे को, सब छोड़ के जाएंगे मेरे को। अरे ना शुक्र कहीं के, माँ के वैसे पाली हूँ सबको, मगर इस कलयुग में कदर कौन करता? जाओ मोरो सबके सब, कौन भी नहीं होना मेरे को। अकेले जिंदगी काट लूंगी। जी भी दगा देगी। अब तेरे को क्या होना? पिंजरा खोलेंगी तो तू भी उड़ जाएगा। अरे उड़ेंगे तो सारे चील कवे काट लेंगे तेरे को। कि जब मैं मंडी में काम कर रही थी तो मैं बम्बई में पीला हाउस गई थी और तवायफों से बाकायदा मिली। फारूक शेख और अजीज नाज़ा मुझे लेकर गए थे जी। वहाँ मैं उनसे मिली। फिर मैं दिल्ली गई थी तो अमृता सिंह की जो माँ है रुखसाना जी। सुल्तान, वो मुझे लेकर गई थी जीबी रोड। जीबी रोड में जो पुरानी तरह के जो जिसको तवायफ आप कहते हैं, उस तरह का उनका जो अंदाज था, जिस तरह से वो पान पेश करते थे, जो ज़बान इस्तेमाल करते थे, वो बिल्कुल तवायफाना उनका रवैया था। फिर शाम बेनिगल के साथ मैं हरी मंडी गई हैदराबाद में, जहाँ एक बिल्कुल बिना किसी मेकअप के छोटी सी कद की लड़की जो कि एक सफ़ेद ब्लाउज पहने हुए थे और प्लेन हरी नायलॉन की साड़ी और बिल्कुल झुक के मेरे सामने खड़ी हुई। उसको देख के आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते थे कि ये पेशा करती है। और फिर उसको बोला अच्छा डांस करके दिखाओ, तो मेरी ही फिल्म का गाना पूजा करूंगी तेरी, जो कि एक इतना डिवोशनल सॉन्ग है, उस पे जितना वल्गर गाना उसने किया, मैंने कहा बाप रे ये तो बहुत अजीब बात है। और तो इस तरह से मैं बहुत लोगों से एक्चुअली जा के मिल के रिसर्च करके, और फिर तो उसके लिए दैट्स मेथड एक्टिंग। जी जी।
उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेत्री शबाना आजमी से विजय अकेला की ये बातचीत। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। ये बातचीत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में रिकॉर्ड की गई। संयोजन जुबैर खान। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।